Hello everyone, welcome to my channel Breakthrough Science with Monica. So guys, once again I welcome you all here and I hope आप सब बढ़िया होंगे। सीडीएस का रिजल्ट आया है अभी कुछ ही दिनों पहले एंड आई गेस कि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट होंगे जिनके एग्जाम क्वालिफाई हो चुके हैं एंड बहुत सारे ऐसे भी एस्पिरेंट होंगे जिनके कुछ मार्क्स से एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाया है या फिर जिनका अप टू द मार्क नंबर नहीं आ पाया है और उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक्स थी जो उनसे हो गई है और अब वो मिस्टेक उनको सीडीएस 1 2025 में नहीं दोहराना है। ऐसे भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स होंगे जो अभी सीडीएस 1 2025 के लिए सीरियसली प्रिपेयर करने की सोच रहे होंगे। उन्होंने सीडीएस 1 2 2024 सिर्फ देखने के लिए दे दिया होगा कि चलो कैसा पेपर आता है देख लेते हैं, बिना किसी प्रिपरेशन के बिना किसी स्ट्रैटेजी के उन्होंने स्टार्ट कर दिया होगा। लेकिन नाउ दे वांट टू प्रिपेयर वेरी सीरियसली फॉर सीडीएस 1 2025। तो अभी किसी भी एग्जाम को आपको प्रिपेयर करना है तो डेफिनेटली अगर आज के टाइम पे जब बहुत कंपटीशन हो गया है, इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, इस टाइम पे अगर आप बिना किसी वेल प्रूफ स्ट्रेटजी के तैयारी करने बैठ रहे हो, सिर्फ आपको सिलेबस मिल गया है, आपको बुक्स मिल गई है और बिना कोई स्ट्रेटजी बनाए आपने सिर्फ पढ़ना शुरू कर दिया है, आपको नहीं पता है कैसा पेपर आता है, आपको नहीं पता है किस टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, तो मैं लिख के दे रही हूँ आपके एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए कोशिश करना है आपको कि आप एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाइए और ऐसी स्ट्रेटजी सिर्फ बनाना ही नहीं है, उसको फॉलो भी करना है। क्योंकि अब आपका जो नेक्स्ट एग्जाम है वो कहीं ना कहीं अप्रैल में टेंटेटिव डेट है जो आपकी आ जाएगी एग्जाम की। तो अभी से लेके आपके पास 6 महीने का पूरा टाइम है जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हो अपने सीडीएस 1 2025 एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। अभी आप जहां पे हो आपको ये सोचना है कि अगले 6 महीने में आपको कहां पे होना है और इस 6 महीने को बस आपको वही सोच रख करके अपनी तैयारी के लिए जुट जाना है। आज इस वीडियो में मैं आपको मंथ वाइज प्लानिंग बताने वाली हूं कि हर महीने, ये जो 6 महीने हैं, हर महीने आपको किस तरीके से अपनी प्लानिंग को आगे बढ़ाते जाना है, अपने टॉपिक्स को कवर करते जाना है, किस मंथ में आपको मॉक टेस्ट देना शुरू करना है, किस मंथ से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, रिवीजन कैप से स्टार्ट करना है, कौन से वो टॉपिक हैं जो आपको सबसे पहले शुरू कर देना चाहिए। तो ये सभी कुछ आज मैं डिटेल में आपसे इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। कोशिश करना एंड तक इस वीडियो को जरूर देखना एंड यस प्लीज शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स बिकॉज दिस इज गोइंग टू वेरी बेनिफिशियल टू एवरीवन। अगर आप में से कोई फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड यस ऑफ कोर्स लाइक द सेशन ऑल्सो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले अगर मैं 6 मंथ की स्ट्रेटजी बताऊं तो उसके भी पहले मैं आपको सीडीएस एग्जाम का थोड़ा सा ओवरव्यू बता देती हूँ। देखो मुझे सब पता है कि आप लोगों को सीडीएस एग्जाम के बारे में कहीं से भी पता लग जाएगा कि क्या पैटर्न होता है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, इस पे बिल्कुल भी हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। बट फिर भी मैं आपको एक रफ आइडिया दे देती हूँ कि आपके सीडीएस एग्जाम में जो सेक्शन होते हैं, 2 सेक्शन होता है, एक आपके आईएमए के लिए, आईएनए और एएफए के लिए, और दूसरा होता है ओटीए के लिए। अगर आप मिलिट्री, एयरफोर्स या नेवल एकेडमी के लिए जाते हो तो आपको 3 सब्जेक्ट प्रिपेयर करना होगा, इंग्लिश, जीके एंड मैथमेटिक्स। अब ऐसा नहीं है कि आप तीनों में से कोई 2 सब्जेक्ट पढ़ के जाएंगे और आप सोचेंगे कि चलो 2 पढ़ लेते हैं, तीसरा नहीं पढ़ेंगे तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, तीनों ही सब्जेक्ट का बराबर वेटेज है। वेटेज कैसे बराबर है? क्योंकि हर सब्जेक्ट से आपको 100 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, यानी एवरी सब्जेक्ट, इंग्लिश में आपको 100 मार्क्स क्वेश्चन पूछेंगे, जीके में भी 100 मार्क्स और आपको मैथ्स में भी 100, सो टोटल 300 का पेपर आपका होगा। वेटेज बिल्कुल बराबर है, आपको किसी भी टॉपिक को छोड़ के नहीं जाना है। दूसरा, अगर मैं ओटीए के लिए बात करूं तो ओटीए में आपके सिर्फ 2 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाते हैं, इंग्लिश एंड जीके। मैथ्स यहाँ पे एक्सक्लूडेड है। फीमेल कैंडिडेट्स ओटीए को फिल कर सकती हैं, ओटीए के लिए अप्लाई कर सकती हैं। पैटर्न में देख लें तो देखो 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप इंग्लिश और जीके के बारे में देखोगे तो इंग्लिश में आपको टोटल 120 क्वेश्चन, जीके में भी आपको 120 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, ये 100 मार्क्स के हैं। और वहीं मैथ्स में आपको पूछे जाते हैं 100 क्वेश्चन।
चूंकि मैथ्स में 100 क्वेश्चन है, 100 नंबर के हैं, ठीक है। तो आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हो कि अगर आपने मैथ्स को थोड़ा सा भी अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है तो ये वो मैथ्स है जो आपका कट ऑफ क्लियर करवा सकता है बहुत आराम से। इंग्लिश भी इजी आती है, अगर आपने एक बार इंग्लिश पढ़ लिया है तो इंग्लिश भी आपको कट ऑफ क्लियर कराने में बहुत हेल्प करेगा। जीके की अगर मैं बात करूं तो जीके थोड़ा वास्ट होता है, बट ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि यूपीएससी ने अगर सिलेबस बनाया है, एग्जाम पैटर्न में डाला है, तो वो डेफिनेटली आपके लेवल के ही क्वेश्चंस वो बना के आपको देंगे। तो ऐसा दिमाग से तो पहले ही निकाल दो, ये एक बन चुका है कि जीके बहुत वास्ट है, लेकिन अब वास्ट है तो इसका थोड़ी ना मतलब है कि आपको सब कुछ पढ़ के जाना है। आपको सिर्फ उतना पढ़ना है जो आपके एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है, और ये आपको पता कैसे चलेगा, जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि जीके पढ़ने से पहले, स्टार्ट करने से पहले कोशिश करना कि एक बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा के देख लेना, एटलीस्ट 5 to 10 ईयर्स। आपको आइडिया लग जाएगा कि जो इतना वास्ट समंदर सा सिलेबस कहा जाता है जीके का, उसमें किस पर्टिकुलर टॉपिक पे, किस पर्टिकुलर जहाज पे उसकी सवारी हो रही है। तो बस आपको जिस दिन वो पता लग जाएगा ना कि इस पूरे समंदर में हम इसी जहाज पे सवारी कर रहे हैं, आपका एग्जाम चुटकियों में निकलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगर हम नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो डेफिनेटली एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग हो रही है। आप आंख बंद करके सभी क्वेश्चन को टिक नहीं लगा सकते हो। कोशिश करना कि आप उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करो जिन क्वेश्चन पे आपको 110% कॉन्फिडेंस है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि क्वेश्चन जो है आता है, आपको देख के लगता है कि ये तो मुझे आता ही है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कुछ ट्रिक्स हो जाते हैं, कुछ गूगली हो जाती है, कुछ हो जाए, तो जब आप बैठ ही नहीं सकता है, आप क्लेम करने के लिए रेडी हो, तो ही आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपका नेगेटिव मार्किंग होने की चांसेस नील हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और आपका क्वालिफाई भी हो जाएगा एग्जाम। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सीधा सीधा क्या होनी चाहिए आपकी 6 मंथ की स्ट्रेटजी। 6 महीने, जैसे अगर मैं आज ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रही हूँ, तो अभी से आप अक्टूबर से अगर स्टार्ट करते हो तो अप्रैल तक के ड्यूरेशन का ये वीडियो आप 6 महीने का लेके चलना, डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। हाँ, टॉपिक्स जो मैं आपको बताऊंगी आप उसको अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं। मैंने एक जनरलाइज्ड वे में प्लान बनाया है सो दैट कि आप सभी उससे कनेक्ट करें और सभी अपने अकॉर्डिंग उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके इसी प्लानिंग के साथ अपनी तैयारी शुरू कर दें, ठीक है। तो चलिए फिर पहले महीने में क्या करना है आपको, जो हमारा फर्स्ट मंथ होगा, ठीक है, ये जो फर्स्ट मंथ है आपका, अगर आप देखो फ्रेशर हो, आप तैयारी करना जा रहे हो, या फ्रेशर हम उनको भी कहेंगे जो बिना तैयारी के एक बार एग्जाम दिए हैं और अब तैयारी करके देना चाहते हैं, तो सबसे पहला आपका काम बनता है कि आपको अपने सिलेबस को बहुत अच्छे से समझना है। क्या सिलेबस पूछ रहा है, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि पूरा समंदर आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे सिर्फ कुछ ही टॉपिक्स पूछे जाते हैं, तो आप उन टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले आपको अपने सिलेबस को समझना है, एंड प्रीवियस ईयर के पेपर। कैसे आप सिलेबस को समझेंगे, जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करेंगे। सभी चैनल्स पर आपको मिल जाएंगे PYQs, वेबसाइट्स पर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगर किसी को नहीं मिल रहा है तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर पिंग कर सकते हैं, मैं वहां पे आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगी। आप एक बार क्वेश्चंस को देखिए और उनको रिव्यू कीजिए, उनके टॉपिक्स को नोट कीजिए। ये आपका फर्स्ट मंथ का काम है, जो कि यूजुअली स्टूडेंट्स लास्ट में करते हैं। तो सबसे पहले आपको यही काम करके फिर उनकी तैयारी करना शुरू करो। अब सिलेबस समझ लिया, पढ़ना कहाँ से है ना, बुक्स भी तो चाहिए होगा हमें पढ़ने के लिए, क्या वो रिसोर्सेज हैं। हालांकि आजकल रिसोर्सेज बहुत ही इजीली अवेलेबल है, हर जगह आपको रिसोर्स मिल जाएगा। ऑनलाइन तो भाई पूछना ही नहीं है कि कितने सारे रिसोर्स हैं। द थिंग इज कि आपको समझ में किन की बातें आती हैं, ठीक है। आजकल आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जिसकी भी बात आपको समझ में आ रही है आप उनके वीडियोज देखिए, उनके सेशंस देखिए, उनके लेक्चर्स देखिए और अपना प्रॉपर नोट्स बनाइए। अगर इंग्लिश के रिसोर्स की मैं बात करूं तो इंग्लिश के लिए जो बुक रिकमेंड की जाती है आपके सीरियस एग्जाम के लिए, दैट इज योर रेनन मार्टिन। रेनन मार्टिन यूजुअली आपने क्लास 6 से ही पढ़ना शुरू कर दिया होगा। अब रेनन मार्टिन में भी ऐसा नहीं है कि पूरी बुक आपको रीड करनी है। रेनन मार्टिन में कुछ टर्म्स हैं, कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ के जाना है।
वर्ड पावर मेड इजी, ये एक बुक है जो हाईली रिकमेंडेड है आपके सीडीएस के लिए। अगर आपके पास ये बुक है तो डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। इसके अलावा गाइस न्यूज़पेपर अभी से पढ़ने की आदत डाल दीजिए। अगर आपको इंग्लिश के 120 क्वेश्चन करके आने हैं, ये इंग्लिश के जो 120 क्वेश्चन है ना, आपने अगर न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत अभी से डाल दी तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। अब न्यूज़पेपर में भी ऐसा नहीं है कि आपको एकदम हाई फाई एडवांस लेवल पढ़ के जाना है। हिंदू आपने पढ़ मंगा लिया लेकिन आपको समझ में ही नहीं आ रही है, नहीं आता है, बहुत इनिशियल लेवल पर हिंदू न्यूज़पेपर नहीं समझ में आता है, तो डोंट वरी, आप कोई सी भी इंग्लिश न्यूज़पेपर उठा लो पढ़ने के लिए जो आपको समझ में आ रही है। ठीक है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप हिंदू पढ़ोगे तभी आपका एग्जाम क्लियर होगा या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ोगे तभी एग्जाम क्लियर होगा। कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर जो स्टैंडर्ड इंग्लिश न्यूज़पेपर है आप उसको पढ़ना शुरू कीजिए, जिसकी लैंग्वेज आपको समझ में आ रही है। पहले पढ़ने की आदत डालो, उसके बाद धीरे धीरे स्टैंडर्ड बढ़ा लो। जीके ल्यूसेंट की बुक रखते हैं। जीके में ल्यूसेंट की साइंस की भी बुक आती है और पूरे जनरल नॉलेज वाली ल्यूसेंट भी आती है, तो आप वो वाली बुक प्रेफर कर सकते हो। उसमें बहुत शॉर्ट में आपको सारे टॉपिक्स, मतलब आप ये कह सकते हो कि वो पूरा रिवीजन टाइप का बुक है, तो आप उस बुक से रिवीजन कर सकते हैं। इसके अलावा आप एनसीईआरटी, देखो पढ़ने के लिए आप एनसीईआरटी की बुक ले सकते हो, क्लास 6 से लेके क्लास 10th तक की एनसीईआरटी। हालांकि 9th और 10th की एनसीईआरटी से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप कोशिश करना 9th-10th की एनसीईआरटी तो एटलीस्ट आपके पास होनी ही चाहिए सभी सब्जेक्ट्स की। इसके अलावा न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स 6 महीने का कम से कम मिनिमम कहा जाता है कि 6 महीने का आपका करंट अफेयर आता है। अभी से आपके पास प्रॉपर टाइम है, हर रोज आधे घंटे अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो देखो दो चीजें हो रही हैं, एक तो आपका करंट अफेयर का भी काम हो रहा है और दूसरा आपका इंग्लिश का भी काम बन रहा है, यानी एक तीर से दो निशाने वाली बात चल रही है। ठीक है, मैगजीन्स में प्रतियोगिता दर्पण या मतलब जो भी आपके एमसीक्यूज वाले मैगजीन्स आते हैं, करंट अफेयर्स वाले मैगजीन्स आते हैं ना, आप उनको पढ़ सकते हैं, सो दैट कि आपको डेली क्या चल रहा है देश विदेश में आपको चीजें पता रहे। मैथमेटिक्स के लिए आप आर.एस. अग्रवाल की बुक यूज कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में आर.एस. अग्रवाल की बुक आप यूज कर सकते हो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाली एनसीईआरटी क्लास 6 से लेके क्लास 10th तक की एनसीईआरटी की बुक। तो आप मैथ्स देखो एलिमेंट्री पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। अगर आपने मैथ्स छोड़ दिया है क्लास 10 तक, उसके बाद आपने ह्यूमैनिटीज़ ले ली है या कॉमर्स ले लिया या बायो ले लिया है, आपका मैथ्स नहीं आता है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। एलिमेंट्री मैथ्स पूछा जाएगा क्लास 6 से क्लास 10th तक का, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। मैथ्स आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपका उतना स्ट्रांग होगा और हर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए आपको वो हेल्पफुल होगा। तो मैं तो ये कहूंगी कि मैथ्स तो प्रैक्टिस करके ही जाना, सीडीएस तो निकलेगा ही, ऑल्टरनेटिव भी अगर कोई आप एग्जाम में, आपको दो चीजें समझ में आई कि आपको अपने सिलेबस को अच्छे से समझना है, पास्ट ईयर के पेपर्स देखने हैं और अपने रिसोर्सेज कलेक्ट करने हैं। इसके अलावा आपको क्या करना है, फर्स्ट मंथ में अपना एक प्रॉपर स्टडी प्लान बनाना है। स्टडी प्लान मतलब अब ऐसा नहीं है कि बुक खरीद के लाके रख लिए हैं, है ना, सब कुछ कर लिए हैं और पता ही नहीं है कि दिन में हमें कितने घंटे पढ़ना है। तो कोशिश करो 4 to 6 आवर, ये एक ऐसा टाइम है जो 4 से 6 घंटे का, अगर आप अभी से 4 से 6 घंटे दे पा रहे हो बहुत बढ़िया है। अगर नहीं दे पा रहे हो तो कोशिश करो कि एटलीस्ट 3 से 4 घंटे तो आप अपने दिन के निकाल ही लो अभी से। अगर स्टार्टिंग से ही आपने हर दिन 4-4 घंटे सीरियस एग्जाम की तैयारी के लिए निकाल लिया है, कोई रोक नहीं सकता है आपको आपके एग्जाम को क्लियर करने के लिए। यूजुअली होता ये है कि हम स्टार्ट ही लेट करते हैं, हमें लगता है अरे अभी तो नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद स्टार्ट करेंगे पढ़ना, है ना, अभी तो बहुत टाइम है, अप्रैल में एग्जाम है, पहले दिवाली दशहरा मना लेते हैं, न्यू ईयर मना लेते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं। तो जिसने ये गलती की, आप देखना ये वही स्टूडेंट्स हैं जिनके एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाते। क्योंकि यार पता है क्या, अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हो या कुछ बनना चाहते हो ना, तो आपको ये छोटी छोटी चीजें ना थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है ना कि आपको पूरी लाइफ ये सारी चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ रही है, एक बार करना है सिर्फ अपने एग्जाम की प्रिपरेशन ड्यूरेशन में। अगर आपने ये 6 महीने डिवोट किया है अपने लिए, तो इस 6 महीने में आप
हर वो चीज सैक्रिफाइस करिए जो आपको आपके पाथ से भटका सकता है। बिलीव मी गाइज, अगर आप एक बार एग्जाम प्रिपेयर करते हो और इन सब चीजों को लेके प्रिपेयर कर रहे हो ना, एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता है और लास्ट में हमें फिर से रिग्रेट होने लगता है कि काश हमने वो टाइम पढ़ लिया होता, काश वो टाइम हमने पढ़ने में दे दिया होता। तो आप ही के साथ नोट्स पढ़ रहे हैं, जो बुक आप पढ़ रहे हो वही वो भी पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका क्वालिफिकेशन हो जा रहा है, वो क्वालिफाई कर जा रहे हैं एग्जाम। व्हाई? बिकॉज दे सेक्रीफाइस ऑल देयर थिंग्स। आपको भी तैयारी के साथ साथ थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना होगा अपने त्योहारों को, है ना। कोशिश करना 6 महीने के बाद एग्जाम देने के बाद ये सब आपको मिलेगा दोबारा से करने का। डिवाइड टाइम बिटवीन सब्जेक्ट बेस्ड ऑन योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। अब देखो, ये जो फर्स्ट मंथ होगा इसमें आपको एक क्लियर कट आइडिया लग जाता है कि कौन सा वो सब्जेक्ट है जो आपके लिए स्ट्रेंथ है। मतलब जैसे मान लो कि आप साइंस बैकग्राउंड से हो, तो आपको पता है कि भाई साइंस तो मेरा स्ट्रेंथ है, साइंस तो मैंने पढ़ा हुआ है, ग्रेजुएशन तक पढ़ा हुआ है, मैं अगर लास्ट में साइंस पढ़ूंगा तो भी मेरा एग्जाम के लिए तैयारी हो जाएगी। ह्यूमैनिटीज का कोई टॉपिक मुझे नहीं आता है, इंग्लिश का नहीं आता है। तो जो आपकी स्ट्रेंथ है और जो आपकी वीकनेस है, कॉपी पेन, अभी अगर आप वीडियो देख रहे हो तो तुरंत कॉपी पेन उठाओ और साथ के साथ अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस लिखो कि कौन सा वो टॉपिक है जो आपको नहीं आता है और कौन सा वो टॉपिक है जिसमें आप थोड़ा सा भी पढ़ के एग्जाम निकाल सकते हो। आपको ये डिसाइड करना है। वीकली टारगेट्स देने हैं खुद को। खुद को आप अपने वीकली टारगेट्स दीजिए कि ये जो फर्स्ट वीक है, इस ड्यूरेशन में मैं इन टॉपिक्स को, इंग्लिश के इन टॉपिक्स को, जीके के टॉपिक्स को या मैथ्स के इन टॉपिक्स को कवर करने वाला हूँ। ये आपकी पहले मंथ की प्लानिंग है। जब आप पहले मंथ में ये सारी प्लानिंग बना लोगे ना, उसके बाद से आपको बहुत आसान होगा आगे के मंथ में अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए। हमेशा स्टार्ट करना बेसिक से। अब इसमें भी क्या हो जाता है कि जब हमें पता होता है कि हमें स्टार्ट करना है तो हम सोचते हैं कि पहले और वही समझ में नहीं आती है। और कोशिश करो पहले बेसिक से स्टार्ट करो। अगर आपको सेल बायोलॉजी पढ़ना है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ना है, तो पहले सेल के बारे में जानिए, सेल की हिस्ट्री के बारे में जानिए। स्लोली स्लोली आप आगे बढ़ते जाइए, तब जाकर के आप किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनल की हिस्ट्री समझ पाएंगे। सेम विथ ऑल द सब्जेक्ट्स। फोकस ऑन बेसिक ग्रामर। अब देखो, इंग्लिश पहले महीने में आपको ऐसा नहीं कि एकदम एडवांस लेवल की इंग्लिश स्टार्ट करनी है। सबसे पहले आपको अपनी बेसिक ग्रामर को कवर करना है, जो कि आपने क्लास 6 से 10 तक में ग्रामर के रूल्स वगैरह पढ़े होंगे, ठीक है। वो कैप पे काम करना स्टार्ट कर देना है। न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, जो नए वर्ड्स मिलते हैं उनको लिखिए, उनके साथ में मीनिंग्स लिखते रहिए। आपके पास एक अच्छा खासा लिस्ट बन जाएगा। आपको कोई ज़रूरत नहीं है वो कैप के लिए इधर उधर भागने की, आप खुद से अपनी एक वो कैप की लिस्ट बना सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन बहुत स्कोरिंग है, बहुत इजी होता है। अगर आपने कॉम्प्रिहेंशन हर रोज ट्राई करो कि एक एक कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, आराम से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। करंट अफेयर अभी से स्टार्ट कर दीजिए। 6 महीने के करंट अफेयर है, आपके पास सफिशिएंट टाइम है। हर रोज आप आधा घंटा 1 घंटा करंट अफेयर को दो और जीके को दो। मैथ्स में भी आप बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ये नहीं कि सीधे ट्रिग्नोमेट्री लगाने चले गए, ठीक है। जो एलिमेंट्री मैथ्स है, अरिथमेटिक्स से आप स्टार्ट कीजिए, अलजेब्रा से आप स्टार्ट कीजिए। हर रोज 20 से 30 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए, मैथ्स भी आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा तैयार। तो पहले मंथ की स्ट्रेटजी समझ में आई सबको क्या करना है। चलो अब बात कर लेते हैं सेकेंड मंथ में। जो हमारा दूसरा मंथ होता है ना, इस मंथ में आपको अपने कोर कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। जो कॉन्सेप्चुअल होते हैं ना पॉइंट्स, उनको आपको क्लियर करना है। जैसे अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में अब आपको डेली एडिटोरियल्स पढ़ने पर ध्यान देना है। एडिटोरियल्स की बात मैं करूं तो कहां मिलेगा एडिटोरियल आपको? देखो, जो इंग्लिश के न्यूज़पेपर आते हैं,
न्यूज़पेपर में आप जो एडिटोरियल पीछे को छपे होते हैं ना, आप उनको पढ़ना शुरू करिए। वो काफ़ी रिसर्च करके वो एडिटोरियल लिखा जाता है। जो लोग पीएचडी किए होते हैं इंग्लिश में ना, वो मतलब काफ़ी टैलेंटेड लोग वो एडिटोरियल लिखते हैं। तो जब आप उस एडिटोरियल को पढ़ेंगे ना, आपको ऑटोमेटिकली हर रोज़ नए नए वोकैबुलरीज मिलेंगी। स्टार्टिंग में आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, आपको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आएगा, आप 4 लाइन पढ़ने के बाद कहोगे क्या बकवास है यार, है ना। लेकिन बिलीव मी, हर रोज अगर आपने आदत डाल ली, धीरे 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 वो पेस पकड़ेगा और आपको पढ़ने में मजा आने लगेगा। तो करंट अफेयर भी इजी हो जाएगा आपके लिए और इंग्लिश पे भी आपकी कमांड बनेगी। तो सबसे पहले आपको एडिटोरियल्स पढ़ने की आदत डाल लेनी है, जिससे आपकी वोकैब क्लियर हो जाएगी और कॉम्प्रिहेंशन। साथ में ही आपको ग्रामर के रूल्स, सेकेंड मंथ में ग्रामर के रूल्स पे काम करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब तक पहले महीने में आपने बेसिक ग्रामर जो है वो पढ़ ली है। वर्ब एडवर्ब क्या होता है ये सब आपने रिवाइज कर लिया है। एरर स्पॉटिंग क्या होता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्या होता है, फिल इन द ब्लैंक्स, अब आप इन सब पे काम करना शुरू कर सकते हैं। जनरल नॉलेज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको स्टैटिक जीके से स्टार्ट करना है। स्टैटिक जीके जो कि हमेशा सेम रहता है, जो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस के सब्जेक्ट्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप इनके टॉपिक्स को उठाइए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस निकालिए, जो टॉपिक आपको वहां पूछा जा रहा है आप उन्हीं टॉपिक को पढ़ना शुरू कर दीजिए जो बार बार रिपीट किए जा रहे हैं। नोट्स करंट अफेयर के तो आपको बनाना ही है, और मैं तो ये कहूंगी कि जो पढ़ते जाओ नोट्स बनाते जाओ, साथ के साथ नोट्स बनाते जाओ। नोट्स ऐसा नहीं है कि पूरा हिस्ट्री बनाओ, पॉइंट्स में नोट्स बनाओ। वो टॉपिक लिखो जो आपको लगता है कि बाद में आप भूल जाओगे, क्योंकि जो पढ़ते समय आपको याद होता है कि मैं भूल जाऊंगा, आप उन टॉपिक को अपने नोट्स में लिखो, देखो आपको हमेशा चीजें याद रहेंगी। साथ ही इंपॉर्टेंट डेट्स और इंटरनेशनल अफेयर्स को भी आपको साथ में अपने नोट्स में ऐड करते रहना है। इसके अलावा मैथ्स के लिए अब आपको नंबर सिस्टम पे काम करना शुरू कर देना है। नंबर सिस्टम हो गया, अलजेब्रा हो गया, ज्योमेट्री हो गई, ट्रिग्नोमेट्री हो गई, इन सब पे आपको अब थोड़ा थोड़ा टाइम देना स्टार्ट करना है सेकेंड मंथ से। हर रोज 20 से 30 क्वेश्चन आपको मैथ्स में सॉल्व करना ही करना है। ये आप अपनी हैबिट में डाल लो कि जब तक आप इतने क्वेश्चन नहीं सॉल्व करोगे आप नहीं सोओगे। वीकली टेस्ट देना भी अब आपको सेकेंड मंथ से स्टार्ट कर देना है, क्योंकि अब आपने थोड़ा थोड़ा चीजें पढ़ ली हैं, आपको पता है कि मुझे आता है, मैं ये वाला टॉपिक आएगा क्वेश्चन तो कर लूंगा। तो वीकली टेस्ट देना शुरू कर दीजिए। वीकली टेस्ट देने के बाद आप एनालाइज कीजिए कि कौन से वो टॉपिक हैं जो अभी भी आपको डाउटफुल हैं और आप उनको प्रिपेयर करना शुरू कर दो। तीसरे मंथ की जो स्ट्रेटेजी होगी वो होगी आपकी थॉरो प्रैक्टिस एंड रिवीजन। मतलब अब आपको थॉरोली चीजों को प्रैक्टिस करना है। कैसे? इंग्लिश में आपको फोकस करना है कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज, सिनोनिम, एंटोनिम और क्लॉज टेस्ट, जिनसे कि हर साल क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं। तो तीसरे मंथ में आपको इन चीजों को बहुत ही थॉरोली पढ़ना है। जनरल नॉलेज में गाइस करंट अफेयर कंसाइज नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन, अवार्ड, स्पोर्ट्स और इकोनॉमिक्स जैसे टॉपिक पे आप काम करना शुरू करो। वही मैथमेटिक्स में आपको अब मिक्स्ड प्रॉब्लम पे क्वेश्चन सॉल्व करना है, सेट्स के प्रॉब्लम सॉल्व करना है, अपनी स्पीड और एक्यूरेसी पे काम करना अब आप तीसरे महीने में शुरू कर सकते हैं कि इतने टाइम में आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। लॉस जैसे टॉपिक पे आप प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हैं। साथ ही मॉक टेस्ट देना भी आपको तीसरे महीने से शुरू कर देना है। यूजुअली डाउट होता है कि हम मॉक टेस्ट कब से दिया करें, तो थर्ड मंथ से आप मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो, क्योंकि अब आपने एटलीस्ट सिलेबस का 30 से 40% हिस्सा पढ़ लिया है। अब आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, और मॉक टेस्ट देने के बाद एनालाइज कीजिए कि आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं, जो गलत हो रहा है वो क्यों गलत हो रहा है, और आप उन टॉपिक्स को दोबारा से प्रिपेयर करो। मॉक टेस्ट के टाइम पे ही आप अपने टाइम मैनेजमेंट पे काम कर सकते हैं ड्यूरिंग द मॉक टेस्ट। कई बार स्टूडेंट्स की ये भी प्रॉब्लम होती है कि उनका टाइम मैनेज नहीं हो पाता है, ना तो एग्जाम में हो पाता है ना डेली रूटीन में मैनेज हो पाता है। तो जब आप मॉक टेस्ट देने बैठिए, जितने घंटे का पेपर होता है उतने घंटे तो पहले आपको सेट बैठना ही है कमरे में, अच्छे से प्रॉपर
ऐसा नहीं है कि मोबाइल पे स्क्रॉल करके एग्जाम दे रहे हैं, जैसे एग्जाम में होता है उस तरह से आप प्रॉपर बैठो, उतनी ही ड्यूरेशन में पेपर दो, देखो कितने क्वेश्चन कर पाते हो। तो थर्ड मंथ से आपको अपने टाइम मैनेजमेंट पे काम करना शुरू कर देना है। फोर्थ मंथ में अब आपको आ जाएगा थोड़ा सा एडवांस लेवल की प्रिपरेशन। देखो अभी तक आपने सिर्फ अपने बेसिक्स पे काम किया, कोर कॉन्सेप्ट्स पे काम किया, वो काम किया जो सारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं यूजुअली। अब आपको थोड़ा सा एडवांसमेंट लानी है अपनी प्रिपरेशन में। वो एडवांसमेंट कैसे आएगी? आपको अब सब्जेक्ट वाइज फोकस करना है। सब्जेक्ट में आपको प्रायोरिटी देनी है सबसे पहले कि किस टॉपिक से क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जा रहे हैं, कहाँ के क्वेश्चंस आप कर सकते हो, कौन से वो क्वेश्चन हैं जो आपसे बन रहे हैं या आप पढ़ोगे तो बन जाएंगे। ये उन टॉपिक्स को आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो यूजुअली आप मैथ्स जीके के कॉम्प्लेक्स टॉपिक को जो ऑलरेडी कवर कर लिया है, साथ में प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कीजिए टाइम के अंदर, विद इन द टाइम ओनली ट्राई करो कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर लो। इसके बाद आपका जो डेली रूटीन होगा वो कैसा होगा? 4 मंथ में हर 4 मंथ में आपको क्या करना है? 1 आवर और मॉक टेस्ट डेली, हर दिन आपको 1 घंटे का मॉक टेस्ट देना ही देना है। ये आपकी 4th मंथ से एडवांस प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी है। अगर आपने चौथे महीने से हर महीने हर दिन एक एक मॉक टेस्ट देना शुरू कर दिया, मॉक टेस्ट यूजुअली बहुत सारे साइट्स पर, वेबसाइट्स पर अवेलेबल है, आप कोई भी टेस्ट सीरीज लेकर के कहीं का भी मॉक टेस्ट दे सकते हैं, या चैनल पर भी मॉक टेस्ट होते रहते हैं। आप हर दिन 1 घंटे मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर लीजिए 4 मंथ से। देन इंग्लिश पे आपको थोड़ा कमांड करना पड़ेगा, क्योंकि 120 क्वेश्चन आते हैं और इंग्लिश के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आप कर सकते हो पढ़ाई करने के साथ। यहाँ पे अब आपको एडवांस ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन टेक्निक्स पे काम करनी है। कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कैसे कर ले आपको वो भी सीखना है। और साथ ही अब आपको रिवीजन पे काम करना स्टार्ट कर देना है। रिवीजन यानी कि वीकेंड्स पे अब आपको कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना है, जितना आपने अभी तक पहले पढ़ा हुआ है अब आप पूरा कलेक्ट करके रिवाइज करना शुरू कर सकते हैं। 5वां महीना आपका अगेन क्रूशियल है। 5th मंथ में आपको बैक टू बैक मॉक टेस्ट तो अब देना ही है। 4th मंथ से आपको मॉक टेस्ट स्टार्ट कर देना है। 5वां महीना तो आपका डेडिकेटेड होना चाहिए मॉक टेस्ट के लिए, पूरा प्रॉपर मॉक टेस्ट जैसा एग्जाम में होता है ना, आपको उस तरह से मॉक टेस्ट देना है। साथ ही में आपको सेक्शनल टेस्ट भी देना है। सेक्शनल टेस्ट कैसा होगा? जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होता है ना, जैसे आपका जीके का सेक्शनल टेस्ट होता है, इंग्लिश का होता है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट को आप सेक्शनल कहते हो, तो आपको सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज टेस्ट देना स्टार्ट करना है। डीके जितना भी अभी तक आपने पहले नोट्स बनाया हुआ है, जो भी पढ़ा हुआ है, उनको रिवाइज करना शुरू करो। और साथ ही अपने टाइमर के साथ जब भी पढ़ो स्टॉप वॉच लगा के पढ़ो, कितनी देर आपने पढ़ा, टेस्ट दो, टाइमर के साथ टेस्ट दो कि कितने टॉपिक आपने पढ़े हैं, कितने क्वेश्चन आपने किए, कितनी देर में आप क्वेश्चन कर सकते हो। एंड फाइनली जो आपका 6 मंथ आता है उसमें आपको फाइनल रिवीजन करना है। रिवीजन बस पेज पलटते जाना है, जो भी आपने अभी तक पढ़ा है। चूंकि आप पहले से ही चौथे महीने से ही आपने तीसरे महीने से ही आपने वीकेंड्स पे रिवीजन स्टार्ट किया है, तो ऑटोमेटिकली चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में हैं। तो फाइनल रिवीजन आपको सारे टॉपिक्स का कोशिश करना 2 to 3 टाइम्स आपका सिलेबस पूरा का पूरा रिवाइज हो पाए। देन मॉक टेस्ट आपको प्रॉपर मॉक टेस्ट देना है, कंटिन्यूस देना ही देना है। एंड अपने हेल्थ का आपको ध्यान देना है। ऐसा ना हो कि इतनी जो आपने 5 महीने तैयारी की है, 6वें महीने में आते आते आपका तबीयत खराब हो जाए और आप एग्जाम ही ना दे पाओ। तो 6 मंथ में तो बहुत क्रूशियल है, आपको बाहर की कोई भी चीज़ नहीं खानी है, आपको हेल्दी डाइट लेना है, आपको ऐसी डाइट लेना है कि आपको नींद भी ना आए, और आप अपने बॉडी को जितना ज़्यादा रेस्ट दोगे, हेल्थ रखोगे, हेल्दी रखोगे, उतना आपका ब्रेन काम करेगा और आप जितनी भी चीज़ें पढ़े हो वो रिकॉल कर पाओगे। सो गाइज ये थी आपकी 6 मंथ की स्ट्रेटजी। आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। फिर भी अगर आपको डाउट होता है आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप मुझसे 1-on-1 भी कनेक्ट करके कोई भी डाउट हो आप मुझे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। एंड आई होप कि अगर आपने ये 6 महीने वाली स्ट्रेटजी जो मैंने आपको बताई है वो आपको हेल्प करेगी। एक बार फॉलो करके देखना,
सक्सेस डेफिनेटली आपको मिलेगा। विद दिस, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक